नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारत के उस विशाल समुद्री ढांचे की बात करने वाले हैं जो सच में हमारी अर्थव्यवस्था को पूरी दुनिया से जोड़ता है। मतलब जरा सोचिए, हजारों किलोमीटर लंबी हमारी तटरेखा है और इसके बीच कुछ ऐसे खास केंद्र हैं जो सचमुच व्यापार के धड़कते हुए दिल की तरह काम करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर पर निकलते हैं और भारत के इन सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों को जरा करीब से समझते हैं। अब सबसे पहले हमारा ध्यान इस खास नंबर पे जाना चाहिए, 13। वैसे तो भारत में छोटे बड़े सैकड़ों बंदरगाह हैं, लेकिन बिल्कुल 13, हाँ सिर्फ 13 ऐसे प्रमुख बंदरगाह हैं जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के समुद्री व्यापार को दिशा देते हैं। यही वो मुख्य ढांचा है जो करोड़ों टन माल को देश के अंदर और बाहर ले जाने की जिम्मेदारी उठाता है। और हाँ, ये नंबर कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि सदियों के विकास और बहुत ही सटीक रणनीतिक योजना का नतीजा है। ये जो विस्तृत नक्शा है ना, ये सिर्फ एक चित्र नहीं है, बल्कि भारत की आर्थिक शक्ति का एक एकदम स्पष्ट ब्लूप्रिंट है। पश्चिमी तट से लेकर पूर्वी तट तक एक खूबसूरत माला की तरह पिरोए गए ये बंदरगाह रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर एक की अपनी एक बिल्कुल अलग भौगोलिक पहचान है, जिसे हम आगे गहराई से समझेंगे। तो इस एक्सप्लेनर में हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। पहले एक संक्षिप्त अवलोकन, फिर पश्चिमी तटरेखा का सफर, उसके बाद पूर्वी तटरेखा और आखिर में एक बहुत ही अनूठा नदीय अपवाद। चलिए भाग 1 से शुरुआत करते हैं। एक नज़र में बंदरगाहों का इतिहास। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो ये साफ हो जाता है कि हमारा समुद्री बुनियादी ढांचा कोई आज का नहीं बल्कि सदियों पुराना है। देखिए, कोचीन और न्यू मैंगलोर की जड़ें तो सीधे 1826 तक जाती हैं, एकदम 19वीं सदी का वो ऐतिहासिक दौर। फिर 1870 में कोलकाता और 1885 में मोरमुगांव आए। जैसे जैसे देश की ज़रूरतें बढ़ीं, 1933 में विशाखापत्तनम सामने आया और फिर आधुनिक दुनिया से कदम मिलाने के लिए 1989 में नाहवा शेवा और हाल ही में 1999 में एन्नौर जैसे हाईटेक बंदरगाह बने। तो ये पूरी तरह से एक निरंतर विकास की कहानी है। अब आते हैं भाग 2 पर, पश्चिमी तटरेखा यानी अरब सागर के प्रमुख केंद्र। उत्तर पश्चिम से शुरू करके हम नीचे की तरफ जाएंगे। तो सबसे उत्तर में गुजरात के तट पर स्थित है कांडला, जिसका नया आधिकारिक नाम अब दीनदयाल बंदरगाह हो गया है। अगर माल ढुलाई यानी कार्गो वॉल्यूम की बात करें तो ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये एक ज्वारीय बंदरगाह है, मतलब यहाँ जहाज़ों का आना जाना पूरी तरह से समुद्र के ज्वार भाटे पर निर्भर करता है। देखा जाए तो ये उत्तर भारत की विशाल व्यापारिक जरूरतों को पूरा करने वाला एक बहुत बड़ा द्वार है। अब थोड़ा दक्षिण की ओर महाराष्ट्र चलते हैं। यहाँ 2 बेहद महत्वपूर्ण बंदरगाह बिल्कुल अगल बगल हैं, लेकिन दोनों का मिजाज एकदम अलग है। एक तरफ है मुंबई, जो सबसे बड़ा प्राकृतिक और सबसे व्यस्त बंदरगाह है, और ठीक उसके पड़ोस में है नावा शेवा, जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम और कंटेनर बंदरगाह है। सच में ये कुदरत के बनाए ढांचे और हमारी आधुनिक कृत्रिम इंजीनियरिंग का एक गजब का बैलेंस है। यहीं पर पश्चिमी तट के उभरते हुए वधावन मेगा बंदरगाह का जिक्र करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। दरअसल इसका विकास लैंडलॉर्ड मॉडल पर किया जा रहा है। अब ये लैंडलॉर्ड मॉडल क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि जमीन तो सरकार की होगी, लेकिन उसका संचालन और विकास निजी कंपनियों के हाथों में होगा। ये एक बहुत ही आधुनिक अप्रोच है जो पक्के तौर पर भारत की व्यापारिक क्षमता को कई गुना बढ़ाने वाली है। पश्चिमी तट पर हमारा सफर अब गोवा तक पहुंचता है। यहां स्थित है 1885 में बना मोरमुगांव। इसकी रणनीतिक स्थिति कमाल की है। ये बिल्कुल वहीं स्थित है जहां जुआरी नदी अरब सागर से मिलती है। अब नदी के मुहाने पर होने के कारण इसे एक तरह की प्राकृतिक सुरक्षा मिल जाती है, जो इसे खासकर लौह अयस्क और बाकी खनिजों के निर्यात के लिए एक बहुत ही बेहतरीन और व्यस्त केंद्र बनाता है। पश्चिमी तटरेखा की यह यात्रा इन 2 गहरे दक्षिण पश्चिमी बंदरगाहों के साथ पूरी होती है। मजे की बात यह है कि दोनों ही 1826 में स्थापित हुए थे। न्यू मैंगलोर पश्चिमी घाट पर मौजूद सबसे गहरा आंतरिक बंदरगाह है, जो इसे हर मौसम में काम करने लायक बनाता है। और फिर केरल में हमारा कोचिन है, बेम्बनार झील और विलिंगडन द्वीप के बीच बसा हुआ एक बेहद खूबसूरत और कुदरती तौर पर सुरक्षित प्राकृतिक बंदरगाह। चलिए अब प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे से घूमकर भाग 3 पर आते हैं, पूर्वी तटरेखा, बंगाल की खाड़ी के केंद्र। पूर्वी तट पर हमारा पहला पड़ाव तमिलनाडु का तूतीकोरिन है, जिसे अब वीओ चिदंबरनार बंदरगाह कहा जाता है। 1974 में बना ये प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाह दक्षिण भारत की तटरेखा को एक बहुत ही मजबूत आधार देता है।
श्रीलंका और दक्षिण पूर्वी देशों के साथ जुड़ने वाले समुद्री मार्गों के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब इस जानकारी को ध्यान से देखिए। इन दो पड़ोसी बंदरगाहों का अंतर वाकई दिलचस्प है। एक तरफ चेन्नई है, जो भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है और कंटेनर हैंडलिंग में दूसरा सबसे बड़ा है। और वहीं दूसरी तरफ है कामराजार यानी एन्नौर, जो 1999 में बना और भारत का पहला पूरी तरह से कॉरपोरेट बंदरगाह है। मतलब एक ही जगह पर पुराने कृत्रिम ढांचे और नए कॉरपोरेट मैनेजमेंट का ऐसा शानदार विरोधाभास देखने को मिलता है। पूर्वी तट पर थोड़ा और ऊपर की ओर चलें तो हम दो ऐसी जगहों पर पहुंचते हैं जो अपनी खास खूबियों के लिए मशहूर हैं। 1933 में बना आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम, जिसे भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह माना जाता है, और उसके ठीक ऊपर ओडिशा में 1966 में बना पारादीप है, जो पूरे देश का सर्वाधिक गहरे जल का बंदरगाह है। अभी जो दो शब्द है ना, सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक गहरा, ये भौगोलिक नजरिए से इन जगहों को याद रखने के लिए बहुत बढ़िया हुक हैं। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी और सबसे अनोखे पड़ाव की ओर, भाग 4, नदीय अपवाद। और ये अनोखा पड़ाव है पश्चिम बंगाल का कोलकाता, जिसका नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है। 1870 में बना ये बंदरगाह इस पूरी सूची का सबसे बड़ा अपवाद है। क्यों? क्योंकि 13 प्रमुख बंदरगाहों में से ये इकलौता नदीय बंदरगाह है। जी हाँ, ये समुद्र तट पर नहीं बल्कि काफी भीतर हुगली नदी के तट पर स्थित है। इसे डायमंड हार्बर भी कहा जाता है। अब चूंकि ये नदी पर है तो यहाँ बड़े जहाज़ों को लाने के लिए जलमार्ग को लगातार साफ रखना पड़ता है, जो इसे बाकी सभी समुद्री बंदरगाहों से एकदम अलग श्रेणी में लाके खड़ा कर देता है। और इसी के साथ हमारी यह तटीय यात्रा पूरी होती है। इस पूरे सफर में एक बड़ा बदलाव जो लगातार सामने आया, वो है इन जगहों के नामों का ऐतिहासिक विकास। देखिए, कांडला से दीनदयाल, नावा शेवा से जवाहरलाल नेहरू, तूतीकोरिन से वीओ चिदंबरनार, एन्नौर से कामराजार और कलकत्ता से श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक। अगर हमें आज के आधुनिक परिदृश्य को समझना है तो इन नए नामों के साथ अपडेटेड रहना बिल्कुल जरूरी है। तो हमने प्रकृति और इंसान की बेहतरीन इंजीनियरिंग से बने इन 13 विशाल केंद्रों को देखा। सोचने वाली बात यह है कि प्राकृतिक, कृत्रिम और नदीय बंदरगाहों का ये इतना सावधानीपूर्वक तैयार किया गया नेटवर्क आखिर हमारे उपमहाद्वीप के दीर्घकालिक आर्थिक भविष्य को कैसे आकार देता है। ये विशाल नेटवर्क सिर्फ आज के व्यापार को ही नहीं चला रहा है, बल्कि भारत को ग्लोबल इकोनॉमी में एक बहुत मजबूत धागे से बांध रहा है। पर सवाल ये भी है कि क्या ये बुनियादी ढांचा आने वाले वक्त की बेतहाशा बढ़ती मांग को संभाल पाएगा? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।